हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। इससे पुराने वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट देख चुके हैं कि कैसे एक प्रपोजल दिया जाता है, फिर जब उसका एक्सेप्टेंस होता है तो प्रॉमिस बनता है, एंड जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड होता है तो अग्रीमेंट बनता है, एंड अग्रीमेंट जब वो लीगली इन्फोर्सिबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो आज उसी का जो सेकेंड स्टेप है एक्सेप्टेंस, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस क्या होता है? सेकेंड स्टेप है इन द प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? दैट इज असेंट गिवन टू द प्रपोजल। मैंने अगर आपको प्रपोजल दिया इस पेन को, अब मैं चाह रही हूँ इस पेन को बेचने के लिए, मैंने ये प्रपोजल दिया आप लोग को, और आपने जब इसको असेंट दिया तो यही प्रपोजल जो है हमारा एक बाइंडिंग प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज बी में। एक बार देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज बी। अब हमें सब लोग बेयरक निकाल लें, उसमें हम सेक्शन 2 क्लॉज बी को अभी रेफर करेंगे। सो क्या बोल रहा है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, ए है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ए है, ए ने बी को प्रपोजल दिया कि मुझे मेरा घर जो है सेल करना है 1 लाख रुपीज में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लाइन लिखी है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, कौन है यहाँ ये पर्सन? बी की बात हो रही है। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यहाँ किसको प्रपोजल दिया जा रहा है? बी को दिया जा रहा है, तो बी ही हमारा क्या देगा? एक्सेप्टेंस देगा। इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, तो जब वो पर्सन जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है, जब वो अपना असेंट सिग्निफाई करेगा, देन द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, एंड अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो यहाँ ये पर्सन जो है ये अपनी जब एसेंट सिग्निफाई करेगा तो उसे हम एक्सेप्टेंस मानेंगे। यहाँ एक वर्ड लिखा है सिग्निफाई। सिग्निफाई का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। में ये पहले भी बता चुकी हूँ, और मैंने किस क्लॉज में बताया था ये, अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने ये 2 क्लॉज ए के जब प्रपोजल डिफाइन कर रहे थे तो मैंने ये बात बताई थी कि यहाँ भी जो एक शब्द लिखा है सिग्निफाइज, मतलब कम्युनिकेट करना। जैसे कि प्रपोजल को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन, अगर मैंने प्रपोजल देने की सिर्फ इंटेंशन बना ली तो वो एसेंशियल नहीं होता है, उसका आपको सिग्निफाई, उसका कम्युनिकेशन करना जरूरी होता है। सेम इन द सेम मैनर आपको एक्सेप्टेंस का भी सिग्निफाई यानी कम्युनिकेशन करना जरूरी है टू दी प्रपोजल। सिर्फ इंटेंशन अगर आप बना लोगे एक्सेप्टेंस करने का तो वो इनफ नहीं होता है। एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस तब मानी जाएगी जब आप उसको ड्यूली कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, इट मे बी गिवन बाय एनी पर्सन, दैट इज नेचुरल लीगल पर्सन और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पर्सन में दोनों ही तरह के लोग आते हैं। नेचुरल लीगल पर्सन आते हैं, आप और मैं, और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी आते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स एसोसिएशन, ये भी आती है। एक्सेप्टेंस शुड बी ड्यूली कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजल। मैंने पहले बताया कि आपको एक्सेप्टेंस जो है प्रपोजल को ड्यूली कम्युनिकेट करना है। इट शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू एनी अदर पर्सन, और ये कम्युनिकेशन आपको जो है प्रपोजल को ही देना है। अगर मैंने आपको ये ऑफर दिया है इस पेन का, तो आपको अपनी एक्सेप्टेंस मुझे ही कम्युनिकेट करनी, किसी तीसरे चौथे को नहीं। Such communication includes an act or omission along with the intention to make a promise। मेरा इंटेंशन, अगर आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपका इंटेंशन भी होना चाहिए एक्सेप्टेंस देने का। जैसे कि मेरा प्रपोजल देते वक्त इंटेंशन था, सिमिलरली आपका एक्सेप्टेंस देते वक्त भी इंटेंशन होना चाहिए, और ये ड्यूली कम्युनिकेट होना चाहिए। इसी से रिलेटेड हमारा केस है हिंदुस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस श्याम सुंदर 1952। इस केस में भी कोर्ट ने यही कहा है कि मियर फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन जो होता है वो एक्सेप्टेंस नहीं होती। आपको अपनी एक्सेप्टेंस को ड्यूली कम्युनिकेट करना है, और कम्युनिकेशन किस मोड में करना है? उसी मोड में करना है जिस मोड में प्रपोजर चाहे। मैं प्रपोजर हूँ, मैंने आपको ऑफर दिया है ये पेन के लिए, और मैं कह रही हूँ कि आप अपना जो एक्सेप्टेंस मुझे कम्युनिकेट करो वो ईमेल के थ्रू करो फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने एक मोड स्पेसिफाई कर दिया कि आपको आपका एक्सेप्टेंस मुझे किस मोड में करना है? ईमेल के मोड में करना है। मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि आप अपना जो एक्सेप्टेंस है वो सिग्निफाई करो मुझे वाया लेटर पोस्ट करके मुझे करो। तो प्रपोजल जिस मोड में करे उसी मोड में एक्सेप्टर को अपनी एक्सेप्टेंस सिग्निफाई करनी है। ये हमारे इसी केस में कहा गया था। एक बार रीड कर लेते हैं। सम ओवर्ट एक्ट मस्ट बी डन or the word spoken by the offeree which is the intention to accept, and it should follow the mode indicated by the proposer, and a mere formation of intention is not a acceptance। अगला पॉइंट क्या है? साइलेंस डजंट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। सिमिलरली हमारे पास एक और कंसेप्ट है कि अगर साइलेंस ऑप्ट होता है, अगर मैंने आपको ये इसका प्रपोजल दिया और आप कुछ नहीं बोलते हैं, आपने साइलेंस रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझूंगी आपने हाँ कर दिया। साइलेंस का मतलब हाँ नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। ये एक जनरल रूल है।
और इसी जनरल रूल के पैरा एक केस है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडली 1862 का। इस केस में क्या हुआ था, अंकल जो थे उन्होंने अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखा ये कहते हुए कि उनको जो नेफ्यू है उसका हॉर्स चाहिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एंड इफ यू हियर नथिंग, अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ही विल अज्यूम कि अब उसका जो उसका हॉर्स है उसका पोजीशन अब अंकल के पास आ गया है। तो ऐसा उन्होंने एक लेटर जो है अपने नेफ्यू को भेजा। अब नेफ्यू जो है उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो अंकल ने क्लेम कर लिया पोजीशन हॉर्स के ऊपर, तो और ये केस कोर्ट में आया। तो कोर्ट ने बेसिकली इस क्लेम को रिजेक्ट करते हुए जनरल रूल अप्लाई किया और कहा कि साइलेंस जो है इट डजंट अमाउंट टू एन एक्सेप्टेंस। As per the general rule, silence does not amount to an acceptance, and if silence is considered as acceptance, then it is an indirect compulsion of not rejecting the offer, और law कभी भी ऐसा compulsion नहीं दे सकता किसी के भी ऊपर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिसको ऑफर दिया गया है वही एक्सेप्टेंस देगा, और किसको देगा, जिसने ऑफर दिया था उसी को देगा। और बाय एक्सप्रेसली ऑथराइज एजेंट ऑफ सच पर्सन, या तो एक्सेप्टेंस आप दे या आप, अगर मैंने आपको प्रपोजल दिया है तो या तो आप एक्सेप्टेंस दे या आपका कोई ऑथराइज एजेंट हमें एक्सेप्टेंस दे। मैंने एक और एग्जांपल जो दिया था ये ए और बी वाला, हाउस वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें या तो बी एक्सेप्टेंस दे दे या बी का कोई ऑथराइज एजेंट एक्सेप्टेंस दे दे, लेकिन यही एक्सेप्टेंस देगा, कोई अन्य जो है आके मेरे प्रपोजल का यानी ए के प्रपोजल का एक्सेप्टेंस नहीं देगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास केस भी है, ये केस देख लेते हैं। लैंडमार्क केस है, बहुत ही फेमस केस है, पॉवेल वर्सेस ली। क्या हुआ था इस केस में, प्लेंटिफ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर इन द डिफेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंडेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पे प्लेंटिफ ने हेडमास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। अपॉन हिज इंटरव्यू द बोर्ड डिसाइडेड टू सेलेक्ट हिम। एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था जहां पे बोर्ड ने डिसाइड किया था कि प्लेंटिफ जो है इज द कैंडिडेट जो उन्हें चाहिए और वो उसे सेलेक्ट करेंगे। बट नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन वॉज मेड। लेकिन उस समय जब इंटरव्यू चल रहा था तो कोई भी कम्युनिकेशन उसको नहीं दिया गया था। अ मेंबर ऑफ द बोर्ड इन्फॉर्म हिम अनऑफिशियली। अब जो बोर्ड में जो इंटरव्यू ले रहे थे मेंबर, उसी में से किसी एक मेंबर ने अनऑफिशियली प्लेंटिफ को जाके बता दिया कि जब हम लोग की मीटिंग हो रही थी, जब इंटरव्यू हो रहा था, तो बोर्ड को तुम बहुत पसंद आए थे एंड बहुत हाई चांसेस है तुम सेलेक्टेड हुई हो। ऐसा जाके अनऑफिशियली तरीके से बोर्ड के किसी एक मेंबर ने इंफॉर्मेशन दे दी प्लेंटिफ को। It was held that there is no binding contract as an unauthorized person has given the acceptance। जैसे कि ऊपर मैंने बताया, एक्सेप्टेंस कौन देगा, एक्सेप्टेंस वही पर्सन देगा to whom it is made। acceptance must be given by the person to whom it is made। वही हमारा एक्सेप्टेंस देगा। पर इस केस में तो अनऑफिशियली तरीके से अनऑथराइज पर्सन ने जाके आपको एक्सेप्टेंस दे दिया, तो ये तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ ऑथराइज पर्सन कौन होंगे, ऑथराइज पर्सन जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होंगे वो होंगे। ऑफिशियली तरीका क्या होगा, एक लेटर के थ्रू जाएगा, ऑफिशियल आवर्स में होके जाएगा ये। पर ये तो अनऑफिशियल तरीके से एज अ फ्रेंडली नेचर इन्फॉर्म करके आ गए, तो ये एक अनऑफिशियल तरीका है एंड इसीलिए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक अनऑथराइज पर्सन ने जाके एक्सेप्टेंस दी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस वही देगा जिसको प्रपोजल दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन फॉर द सेम प्रपोजल विच वाज मेड। जो प्रपोजल दिया गया था एक्सेप्टेंस भी उसी प्रपोजल का देना है। अगर मैं आपको कह रही हूं कि मुझे मेरी रेड कार सेल करनी है 1 लाख रुपीज में, तो आपको एक्सेप्टेंस इसी टर्म्स एंड कंडीशन पे देनी है। अगर आपको देनी है तो रेड कार 1 लाख रुपीज। अगर आप इसमें चेंजेस ले आते हैं इस टर्म्स एंड कंडीशन में, अगर आप कहते हैं कि नहीं आपको मेरी ब्लैक कार चाहिए, या आप कहते हो कि आपको 1 लाख में नहीं आपको 50,000 में चाहिए, तो आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो। इस केस में आप क्या दे रहे हो, आप काउंटर ऑफर दे रहे हो, जो मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुकी हूँ काउंटर ऑफर क्या होता है। तो यहाँ आपने जो एक्सेप्टेंस दी वो कंडीशनल हो गई हमारे पास, ठीक है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड देयर टू। जो हमारा सेक्शन 2B में, जो मैंने सेक्शन 2B अभी आप लोग को रीड करवाया, उसमें एक वर्ड है देयर टू। इस देयर टू का मतलब ही यही होता है कि आपको एक्सेप्टेंस जो है उसी प्रपोजल की देनी है जो प्रपोजल मैंने आपको दी है। यहाँ ए ने जो प्रपोजल दिया है बी को, सिर्फ उसी प्रपोजल को आपको एक्सेप्ट करना है, एसेंट देनी है, तो ही एक्सेप्टेंस कहलाएगा। जहां आपने उसके टर्म्स एंड कंडीशन को हल्का लेफ्ट और राइट किया तो वो काउंटर ऑफर हमारे पास कहलाएगा। एक केस भी हमारे पास इसी चीज को बोलते हुए, दुलुकुदी नमैया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। An acceptance does not convert a proposal into a promise if it is qualified। qualified का मतलब मैंने बताया था आपको, सेक्शन 7 में इसके बारे में लिखा है। qualified मतलब होता है कंडीशनल। तो अगर कंडीशनल अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो उस केस में ये एक बाइंडिंग प्रॉमिस में कन्वर्ट नहीं होगा, ये हमारे पास काउंटर ऑफर कहलाएगा। एक और केस है वेदांता लिमिटेड वर्सेस इमिरेट्स ट्रेडिंग एजेंसी। इस केस में क्या हुआ था,
कोर्ट ने कहा एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड मीन्स अनकंडीशनल ऑफर होना, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए हमारे पास, एंड इट इज अ साइन क्वा नॉन, यानी इट्स एसेंशियल फॉर अ कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट। आपको जो भी एक्सेप्टेंस देनी है वो एब्सोल्यूट पूर्ण तरीके से देनी है, जो मैंने प्रपोजल आपको दिया उसको पूर्ण तरीके से स्वीकार करना है, तो ही वो बाइंडिंग प्रॉमिस में कन्वर्ट होगा। ये एक साइन क्वा नॉन है, यानी एक एसेंशियल कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन दी प्रिस्क्राइब मैनर, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, उसी प्रिस्क्राइब मैनर, उसी प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए जो कि प्रपोजर ने आपको सजेस्ट किया है, प्रपोजर ने आपको डिस्क्राइब किया। पर अगर ऐसा कोई प्रिस्क्राइब मैनर प्रपोजर की तरफ से नहीं है तो आप जो है यूजुअल और रीजनेबल मैनर में जो है अपनी एक्सेप्टेंस को कन्वे कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस में इतना ही है हमारे पास, और इसके जो ये नोट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। ये जो एक्सेप्टेंस और प्रपोजल है इसका कम्युनिकेशन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Thank you so much.